हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है मौसम को समझना। मौसम में परिवर्तन ही स्वयं और विश्व के नवीकरण के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर एक भारतीय उपन्यासकार का फ्रांसीसी उपन्यासकार का कथन है कि मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है। यानी जो कुछ मौसम में परिवर्तन होता है वो विश्व के नवीनीकरण के लिए जरूरी है। इसके साथ ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है और इसमें दो प्रश्नों को दिया गया है जिससे इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है और हमें इसी प्रश्नों का जवाब इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। पहला सवाल है कि मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा सवाल है भारी वर्षा, तूफान, सूखा, तापलहर जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। मौसम एवं इसके तत्व। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये मौसम का एक अनुभव की बात की गई। फिर सवाल है कि मौसम क्या है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा है, इसको हमें याद रखना है और समझना भी है कि किसी स्थान और समय विशेष पर, जैसे हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो का भारत वो स्थान है और समय मान लीजिए जून और जुलाई, तो हम वायुमंडलीय दशाओं को क्या महसूस करते हैं, गर्व। किंतु वायुमंडल क्या है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किंतु वायुमंडल क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक गैसीय परत है। वायुमंडल क्या है, एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। पृथ्वी की सतह के निकट वाली परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहते हैं और यह वही क्षेत्र है जहां सभी स्थलीय वनस्पतियां एवं प्राणी निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। इसी परत में लगभग सभी प्रकार की मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्रुवों जहां ठंडी वायु सिकुड़ती है पर यह परत पतली होती है और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र पर जहां गर्म वायु फैलती है यह परत मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में हम जानकारी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मौसम की परिभाषा बताई गई कि किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं को ही मौसम कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ जो वायुमंडल है वो कई परतों में है। एक परत ये हो गया, एक परत ये हो गया, एक परत ये हो गया
और ये तो धरती ही है। ऐसी ही कई परत हैं। इन परतों में उनका अलग अलग नाम है। जैसे जो सबसे पास वाली है, क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल ही वो स्थान है जो सबसे पास में है पृथ्वी के, जो 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 6 से 18 कैसे? ध्रुवों की तरफ, यानी यहाँ यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम होती है, लगभग 6 किलोमीटर मान चलिए, जबकि विषुवत रेखा पर यहाँ पे ये लगभग 18 किलोमीटर तक जा सकती है। और जो कुछ भी घटना घटती है वायुमंडल में, वो क्षोभ मंडल में ही घटती है। आइए आगे देखें। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, आर्द्र, बर्फीला, तूफानी इत्यादि। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। आइए पता लगाएं। आप अपनी स्थानीय भाषा में मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, स्क्रिप, प्लेजेंट। सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में उपयोग किए जाने वाले शब्द। मौसम के तत्व। मौसम के तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तापमान। दोस्तों, ये जो लिखे हुए हैं काले अक्षरों में, इनको जरूर याद रखिएगा कि मौसम के तत्व हैं तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवन यानी विंड, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। मौसम के लिए तापमान बहुत जरूरी है। वायुमंडल कितना गर्म या ठंडा है, ये तापमान से पता चलता है। वर्षण, जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिम वृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। सहिम वृष्टि मतलब होता है जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा। वायुमंडलीय दबाव, वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। पवन यानी विंड, वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है। आर्द्रता, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मौसम तत्व कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा तापमान, वर्षण, वायुमंडलीय दबाव, पवन और आर्द्रता। ओला क्या होता है? आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े। जलवाष्प क्या है? जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात की वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। आमिर पूछता है कि वहां कितनी ठंड है। कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा चेन्नई में कितनी ठंड है? आखिरकार कृष्णन के लिए मौसम ठंडा है और आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तक तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन न हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होता है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए पता लगाएं, आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं? कुछ घंटे, कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपको कुछ गतिविधियों की योजना बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकती है? दोस्तों, मैं कुछ संकेत करता हूं, जैसे अगर यदि आप कृषि से संबंधित हैं,
किसान अपनी खेती को उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मौसम का आकलन किया गया है। किसी को कहीं जाना है उस हिसाब से अपने जाने की प्लानिंग कर सकता है। जहाज की उड़ान उस प्रकार से प्लान किया जा सकता है। कार्यक्रमों को उस प्रकार से प्लान किया जा सकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो मौसम के सटीक आकलन से लाभ लिया जा सकता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठ फल या मेवे एकत्र करती हुई गिलहरियां, मेढकों की तेज टरटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लगाते हैं। प्राकृतिक प्रकृति के संकेतों का अवलोकन, चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उसका एक स्वाभाविक व्यवहार है जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन विशेषकर भारी वर्षा का संकेत है। यह चींटियां अपने अंडा लेकर ऊंचाई की तरफ जा रही हैं तो संकेत है कि वहां भारी बारिश होने वाली है। पश्चिमी घाट के जंगल में वर्षा की संभावना में टटराता हुआ मेढक। फिर आता है चीड़। चीड़ के शंकुओं का खुलना बंद होना प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वायुमंडलीय आर्द्रता से प्रभावित होती है। चीड़ के शंकु अपने बीजों को सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों को में बंद हो जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में बीजों को बाहर फैलाने के लिए खुल जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बीज अनुकूल मौसम में फलते फूलते हैं। मौसम विज्ञान क्या है? मौसम और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन। यही अध्ययन मौसम का पूर्वानुमान का आधार है। आइए पता लगाएं। अपने आसपास के बुजुर्गों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। वे किन संकेतकों का अवलोकन करते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतें जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हों उन्हें लिखिए। पिछली कुछ शताब्दियों में मनोवैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों का कार्य किया है। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष में कुछ घंटों, कुछ दिन अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे यह कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं। अब हम उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। मौसम मापन के उपकरण। पहले, तापमान। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में आपने तापमान को मापने वाले विभिन्न तापमापी यंत्रों के बारे में पढ़ा। ज्वरमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। आपने तापमान मापने के पैमानों के बारे में भी सीखा है। उनमें से एक सेल्सियस पैमाना है, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। उदाहरण के लिए यदि आप हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस का ठंडा तापमान है तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। गर्मी में बर्फ शीघ्र पिघलती है। विषादित मौसम, ठंड हो रही है। सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है। ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है। दोस्तों, ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है, ये इसको याद रखिएगा कि ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगेगा। तापमापी
कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमापी प्रायः रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज़्यादा सटीक और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। वास्तव में तापमान के रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह करने में किया जा सकता है। तापमान ताप सीमा एक विशेष अवधि के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना। ताप सीमा क्या होता है? एक विशेष अवधि, मान लीजिए 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना। अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना। औसत दैनिक तापमान, दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या को 2 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसे अनदेखा ना करें। आदि जाति जायते दृष्टि, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। दोस्तों इसको याद रखें कि आईएमडी की स्थापना 1875 यानी अंग्रेजों के समय ही हो चुका था। इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात् जायते वृष्टि, सूर्य से वर्षा तक होती है। यह वाक्यांश प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन अन्न प्राप्त होता है और भोजन या अन्न से जीवन। सूर्य से वर्षा क्यों होती है? क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहां पे लो प्रेशर बनता है और वहां पे वाष्पीकरण तेज हो जाता है। वाष्प ऊपर जाता है, ऊंचाई पे जाकर वहां जब उसका संघनन होता है फिर वो बूंदों में बदल के बारिश करने लगता है। तो हमने ये जाना है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। यहाँ मध्य प्रदेश में एक नगर के तापमान को एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है? ताप रेंज का आकलन कीजिए। हमने बताया कि ताप सीमा क्या है। किसी विशेष समय अवधि, मान लीजिए 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में को घटाना। औसत तापमान दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, अगर इसमें से हम इसको घटाएं उत्तर आएगा 13। ये ताप सीमा है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें और 2 से भाग दें तो औसत सीमा है। कृष्णन और आमिर के बीच हुए वार्तालाप को याद करिए। अगर कृष्णन कहता है कि चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और उसे थोड़ी ठंड लग रही है तो उसके और आमिर के पास कोई साधन होगा जिससे दोनों से समझ सकते हो। आमिर और कृष्णन के कथन पर दी गई प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर हम बात करेंगे, पहला हमने देख लिया तापमान का महत्व, दूसरा है वर्षण। यदि यह समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षा हुई तो इसका तात्पर्य है कि वर्षा को कैसा मापा जाता है। 30 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसको कैसे मापा गया? ये आप देख सकते हैं वर्षा मापी है। ये लिखा हुआ है मापन नली। बारिश की बूंदें इस संग्राहकी में गिरती हैं और यहाँ से अंदर की तरफ जाती हैं और जितना ये भरता है उसी से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई है। ये मिलीमीटर में। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे
वर्षा मापी कहते हैं। जब वर्षा होती है तब जल संग्राहक में गिरता है और उसे बेलनाकार नली में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। जब एकत्रित किए गए जल की ऊंचाई 5 मिलीमीटर कितना 5 मिलीमीटर होती है तो हम कहते हैं कि क्षेत्र में 5 mm वर्षा हुई है। आइए पता लगाएं। ऊपर दर्शाए गए चित्रानुसार एक वर्षा मापी बनाइए। वर्षा मापी को खुले स्थान में रखिए और ऐसी दुआओं से दूर रखिए जो वर्षा के जल संग्रहण में बाधक हो सकती है। यह सुनिश्चित कीजिए कि वर्षा मापी समतल स्थान पर हो, हवा से झुके अथवा गिरे नहीं। मापक की सहायता से वर्षा की मात्रा को प्रतिदिन एक ही समय पर 1 महीने तक अभिलेखित कीजिए। उस महीने के प्रत्येक सप्ताह में होने वाली औसत वर्षा की गणना कीजिए तथा सप्ताह दर सप्ताह होने वाली वर्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा कंपोनेंट था वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली भांति परिचित है, किंतु आपको यह भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है। यह वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास पर लगाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है। दोस्तों, इस लाइन को आप याद रखिए कि वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। कहाँ जाते हैं? पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं, ये कम होता जाता है। फिर जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दाब कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। यही कारण है कि लोग कभी-कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना, थकावट आदि का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायु का दाब कम हो जाता है, फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। यही कारण है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक रहता है। यह कभी-कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि मैदानों में भी कभी-कभी दाब कम हो जाता है, तटों पर भी कम हो जाता है और इसे मौसम विज्ञानी गर्त यानी डिप्रेशन अथवा निम्न दबाव तंत्र लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी-कभी तूफान चक्रवात का रूप ले लेता है। आपके अनुसार वायुमंडलीय दाब को मापना क्यों महत्वपूर्ण है? वे कौन है जिन्हें इस प्रकार के माप की सर्वाधिक आवश्यकता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। वे सामान्यतः जो इकाई प्रदर्शित करते हैं वो है मिलीबार। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मिलीबार में डिनोट करते हैं। समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 1013 मिलीबार है। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो दाब होता है वो 1013 मिलीबार होता है। 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। यदि 1000 से कम मिलीबार दाब है तो समझिए कि वो निम्न वायु दाब
निम्न दाब का संकेत दे रहा है। आइए विचार करें। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूल के लिए मार्ग में विश्राम करें। हमारे सैन्य कर्मी ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवाएं देते हैं, जैसे लद्दाख में खारदुंगला। यह स्थान समुद्र तल से 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। खारदुंगला कहाँ पे है? लद्दाख में है। यह कल्पना करना कठिन है कि वे ऐसे स्थानों पर कैसे रहते हैं और अनवरत सुरक्षा करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम है कि वायुमंडलीय दाब लगभग 650 मिलीबार होता है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि नॉर्मल वायुमंडलीय दाब 1013 एमबी होता है। यदि 1000 मिलीबार से कम हो जाए तो उसे हम निम्न वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जबकि 650 खारदुंगला में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन खारदुंगला टॉप 18,380 फीट लगभग 5600 मीटर हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। हिमांग 16 TF 54 RRRCC। फिर हम देखेंगे अगला कंपोनेंट पवन। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही पवन कहलाता है। दोस्तों, ये पवन की परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। ये मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा हमेशा हाई से लो की तरफ चलेगा। इसी को पवन कहने लगते हैं। जब हवा एक निश्चित दिशा की तरफ चलने लगती है और वो दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो उसे ही पवन कहा जाता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही पवन कहलाता है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। क्या आपने बीजों को इस प्रकार से पवन में उड़ते देखा है? अगर पवन ना होती तो इन बीजों का क्या होता? पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायन को बहुत प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पवन किस किस को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण बनती है। हम पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं? वात दिशा सूचक यंत्र विंड वेन बोलते हैं में एक घूमने वाला फलक होता है, जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है, तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाती है और यह यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरफ जाती है उस दिशा से हवा आ रही है। पक्की सड़क पर वात दिशा सूचक यंत्र और ये है एनीमोमीटर वेग मापी। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि एनीमोमीटर का प्रयोग, तो आप बताएंगे पवन की गति को मापने में किया जाता है। हवाई अड्डों पर वात दिशा सूचक यंत्र को वात शंकु कहा जाता है। विंड सॉक वायुयान चालकों को
यह उड़ान भरते समय और उतरते समय पवन की दिशा का संकेत देता है। इसी तरह वात शंकुओं का उपयोग राख और गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण पवन वेगमापी है। क्या है? पवन वेगमापी। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए जिसे हम एनीमोमीटर भी कहते हैं। इसमें 3 तथा 4 धातु के प्याले होते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेज बहती है, घूर्णन उतनी ही अधिक होती है। तल पर लगा हुआ मीटर यह गिनता है कि पवन वेगमापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। फिर हम देखते हैं मौसम का अगला तत्व आर्द्रता। हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है, जो वायु में जल वाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करती है। तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, यह तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। आर्द्रता किन पे निर्भर करती है? तो स्थान पर भी, वायु दाब पर भी, पवन पर भी और टेम्परेचर पर भी। कोच्चि और जयपुर में कहाँ अधिक आर्द्रता होने की संभावना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोच्चि में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के निकट होने के कारण कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होगी? किंतु यह निश्चित रूप से इसे कैसे जान सकते हैं? यदि हमें कोच्चि और मंगलोर के बीच आर्द्रता की तुलना करनी हो, तब हम कैसे करेंगे? अपने सहपाठियों से बताइए। फिर हम टेम्परेचर और पवन की दिशा को भी जानेंगे। इसके साथ ही वायुमंडल का दबाव क्या है। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों का उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। जल की अवस्था वाले पाठ में हमने पढ़ा था आर्द्रता को कैसे मापते हैं। पुनरावलोकन करें। जब जल वाष्पित होता है तो यह शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है तो जल धीरे धीरे वाष्पित होगा। ऐसा सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है जब जल वाष्पित होता है, जब जल वाष्पीय होता है तो शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी आपको ठंडा महसूस होगा। और यदि पहले से ही वायु में जल उच्च आर्द्रता लिए हुए है तो जल धीरे धीरे वाष्पित होगा। ऐसा सामान्यतः वर्षा वाले दिनों में होते हैं। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है, यानी हम वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता में मापते हैं, यानी किसी से किसी की तुलना करके ही मापते हैं। यदि वायु में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगी तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, जो कि असंभव है। जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। यानी जलवाष्प से संतृप्त वायु व्यवहारिक रूप से शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है। आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80% के बीच होती है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शुष्क में 0 से यहाँ बताया गया है कि अगर हमें नहीं कह सकते कि एकदम से 0 होना तो असंभव है, कुछ न कुछ होगा। अगर कोई वायु संतृप्त वायु है आर्द्रता से, तो मतलब उसमें 100% जल वाष्प है। व्यवहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता
20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 80% के बीच होती है। यदि यदि दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84% हो, तो दोनों स्थानों में कहाँ गीले कपड़े जल्दी सूखने की संभावना है? दिल्ली में। ये दोनों स्थानों पर तापमान समान है, तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है? कोच्चि में। लेकिन हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं? यह आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर, इसको याद रखिएगा कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आर्द्रता मापने में किया जाता है। पुनः आर्द्रता मापी भी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र वेदर स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं, हमें किसी विशेष स्थान और मौसम पर समय को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे होते हैं, जिससे मौसम का आकलन और निगरानी करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की माप का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्र और पूर्वानुमान में सहायता करता है। स्वचालित मौसम केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित तंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब आदि को मापने एवं दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। इसे अनदेखा न करें। सिक्किम की एक हिमझील में स्थापित स्वचालित मौसम केंद्र। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिमझील ग्लेशियर लेक पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं 19 मई 2024 को भारत में मौसम की चेतावनी, जहां पे ग्रीन कलर है वहां पे कोई चेतावनी नहीं है, जहां पे येलो कलर है वहां ध्यान दें, नारंगी सतर्क रहें, चेतावनी रेड कलर होता है, सतर्क रहें। यहाँ आप देख सकते हैं केरला, तमिलनाडु ये वाला इलाका मूसलाधार बारिश से समस्या को दिखाया जा रहा है। वहीं उष्ण एवं आर्द्र प्रॉब्लम यहाँ दिखाई जा रही है। इस तरीके से आप इस मानचित्र को देखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें किस आपदा से चेतावनी सतर्क करने की बात की गई है। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है।
उदाहरण के लिए, यदि समुद्र में तूफानी मौसम की आशंका है, तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दी जाती है। या चक्रवात की आशंका है, तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ सकता है। आइए पता लगाएं, विभिन्न परिस्थितियों में मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार सहायक है। इसकी चर्चा समूह में कीजिए। एक सूची बनाइए और बनाने के बाद अपने निकट बैठे समूह के साथ इसे साझा कर चर्चा कीजिए। भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए। यह मानचित्र भारत के मौसम विज्ञान विभाग 19 मई 2024 को जारी किया गया था। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए, मानचित्र दर्शाए गए प्रश्नों का मिलान कीजिए। पूरे चैप्टर का सारांश है: तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन, वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है। इनमें एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। अलग अलग समय या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान, चक्रवात के गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब, लू, तेज गर्म धूल भरी हवाएं आदि समय और जंगल में आग फैलने का समय। मौसम का जलवायु से गहरा संबंध होता है। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। कुछ सवाल यहाँ दिए गए हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है? मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्द्रता लिखा हुआ है, तो आर्द्रता को मापेगा। पवन वेग मापी एनेमोमीटर क्या करेगा? वायु की गति और दिशा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव। फिर आता है ताप मापी थर्मामीटर तापमान। वर्षा मापी रेन गेज वर्षण को मापता है। ज्योत्सना यह सोच रही है कि जून में मुंबई में अपनी विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वह मौसम के पूर्वानुमान को देखती है जो 29 डिग्री सेल्सियस है और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आपको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो वो गर्मी के कपड़ों को ले जाए जो कॉटन से बने हो, क्योंकि इस समय वहां पे गर्मी का मौसम होगा और उसमें भी आर्द्रता पूर्ण गर्मी होगी, जिससे शरीर में ज्यादा से ज्यादा पसीने होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहे हैं। यहाँ उसे स्थापित करने के कुछ विकल्प दिए गए हैं: विद्यालय का सब्जी उद्यान, विद्यालय भवन की छत, ऊंचे चबूतरी के साथ खुला मैदान, विद्यालय परिसर की दीवार, विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्धारण। अपने निर्णयों के कारणों को भी लिखिए। दोस्तों, इसको सोचिए और विचार करिए। ये सवाल लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ एक चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।